नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डी फ्रेंड, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 और टुडे सेशन है सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और फ्रेंड्स, पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट यहाँ पे सेशन है। देन बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। और एक और बात है यहाँ पे, वो ये है कि इससे पहले मैंने 7 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं। जिस फ्रेंड से नहीं वॉच किए, इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने क्लासेस को अटेंड किया है कि आप देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। फास्ट आप सभी फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर फ्रेंड्स, अब देखो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम, एकदम बढ़िया ग्रेट तरीके से, ओके ना। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रखी है यहाँ पे, ओके। चलिए, सो आपको दिखना क्लियर चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पे होगा, ठीक है ना। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वृद्धि बोधक एक सक्रिय, अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय, वृद्धि बोधक एक निष्क्रिय, अस्तित्व बोधक एक सक्रिय। यहाँ पे एक टीचर को विद्यार्थियों को योग्यता के परिप्रेक्ष्य और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, एक टीचर से वो बच्चों को कैसे हैंडल करेगा कि बच्चा सीखता कैसे है, एक्चुअली बच्चा है क्या, बच्चा किस तरह से सारी चीज़ें हैंडल करेगा। और अगर यहाँ पे बात करें एक निष्क्रिय तो यहाँ पर तो वैसे ही फिनिश हो गया। यहाँ पर सक्रिय है, लेकिन अस्तित्व बोधक ये भी निष्क्रिय की ही कैटेगरी में आता है। सो बेस्ट यहाँ पर होगा क्या, वृद्धि बोधक और एक क्या, सक्रिय, ओके। यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट होगा। वृद्धि बोधक यानी कि आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं, मानो हम एक सम्स करा रहे हैं यहाँ पे कि ये सम्स है, यहाँ पे देखो ये सम्स है, आपको डिवाइड करना है 5 से 25 को। तो हम ये नहीं बताएंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर 0 0 आएगा। हम ये नहीं बताएंगे इसका आंसर 0 है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये बता देंगे इसका आंसर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, अस्तित्व बोधक हो जाएगा। यानी ओनली हम बस उसका कुछ फैक्ट्स नहीं, बाकी हम इसे बच्चे को ऐसे बाय द वे यानी कि 1 बाय 1 करा के बताएंगे। अब देखो 5 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पंजे पंजे कितना होता है, 25 होता है, ओके। इस तरह से कराएंगे। फिर कहेंगे इनको माइनस करो, 5 में से 5 गए 0 हुआ, 2 में से 2 गए 0, इसलिए हमारा जो शेषफल आया कितना आया, 0। इस तरह आया यहाँ पर हमारा शेषफल 0। तो इस तरह से जब हम बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे, ओके, उसे हम बताएंगे ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये इसकी प्रक्रिया है, वो होता है वृद्धि बोधक। और एक सक्रिय भैया, एक सक्रिय एक्टिविटीज़ वही होती है जब बच्चा खुद खोजबीन करेगा और तत्पर रहकर चीज़ों को कंटिन्यू सीखेगा, तो वही क्या है, एक एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे राइट होगा। आगे स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किस अनुभव करने की संभावना है। किसका अनुभव करने की संभावना है? देखो, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। गतिविधि यानी कि यही एक्टिविटीज, जिज्ञासा, आनंद, उत्साह, बोरियत। मानो एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग 30 40 35 45 कितने बच्चे हो सकते हैं, 40 वगैरह, ओके, कितने भी बच्चे हो सकते हैं। तो देखो, अगर आप सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में या फिर बस अपने एक ही आपका रूल्स है कि बस चलो ये मैंने पढ़ा दिया हो गया, कि मानो आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला क्या है क्या नहीं है, बस मैंने नोट्स लिखवा दिए बता दिए, तो इसमें बच्चे को मज़ा नहीं आएगा। जब तक आप उसे करा के नहीं बताओगे कि वर्णमाला है क्या, वर्णों का समूह होता है। वर्ण किसे कहते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं ए ऐसे अनार, ये यही तो वर्ण है और क्या है। जब तक सारी चीज़ें हम उसे नहीं बताएंगे, नहीं कराएंगे, और बस ऐसे ही उसे ऊपर से ही हमने पढ़ा दिया, ऊपर से, जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ पर आपको जो है कुछ भी मैंने जो है क्वेश्चन दिया कि ये क्वेश्चन है और बस मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा फटाफट, या फिर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बुक से चेक कर लो, वहाँ से इसका आंसर देख लो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चा बोरिंग करेगा, बोरिंग फील होगा, बोरियत जिसे हम क्या कहते हैं, क्या, बोरियत, बोर्डम।
यानी कि बोरिंग हो जाएगा बच्चा। आप खुद ही बताओ, अगर क्लास में टीचर ऐसा है कि सही से न तो पढ़ा रहा है, ओके, न ही एक्टिविटीज़ सही से करा रहे हैं, तो क्या बच्चे वहाँ पे मन लगा के पढ़ेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बोर होंगे और बच्चे को बेंच पे बैठे बैठे ही नींद आएगी कि कब जाए, बस यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है, टीचर जाए यहाँ से क्लास से ही बाहर। ओके, तो इस तरह का अनुभव आपको नहीं कराना है बच्चों को। नेक्स्ट है, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? देखो, एक स्कूल टीचर है ऋचा, अपने स्टूडेंट को समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? एक टीचर है यहाँ पर ऋचा, तो ऋचा अपने बच्चों को किस तरह से यहाँ पे बेस्ट उनके अंदर अंडरस्टैंड को बढ़ावा दे सकती है, कैसे समुन्नत समझ को कैसे समुन्नत करना चाहती है? तो क्या करेंगी वे? विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित करने के रूप में कहेगी, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देंगी, विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर ध्यान देगी, या फिर यहाँ पर बात करें विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। तो पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा होगा? पहले तो अगर हम बात करें सीटेट का नेगेटिव टेक वर्ड्स, अगर ऋचा जो टीचर है अपने बच्चों को सही तरीके से समझ उनके अंदर विकसित करना चाहते हैं, कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, तो आप क्या करेंगे? आप ये तो नहीं करेंगे कि बस प्रश्नों का समाधान आप दे देंगे बच्चों को कि यहाँ पे इसमें ये बुक है मैथ्स की और पीछे इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ, इसे रट लो और क्या हो गया, ऐसा नहीं करना है। सॉरी, अगर बात करें कि कंठस्थ आप रेक्टिफिकेशन करवा देगी, कंठस्थ तो वैसे भी सीटेट का नेगेटिव टेक वर्ड्स है, या फिर उप अवधारणाओं से संबंध होकर स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करेंगे, आप उन्हें डिमोटिवेट करेंगे, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग होगा। आप कहेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस का ही नहीं है, तुम तो बुद्धू हो, चलो यहाँ से। सो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप यही नहीं बता रहे हैं कि जो है 3 और 2 4 होते हैं। अगर आपने कहा कि आपने 4 रोटी खाई कि हमने आपको 10 रोटी दी, 10 रोटी में से 5 रोटी आपने खाई, आपके पास कितनी रोटी बची, इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप कराएंगे बच्चों को तो वो आपका कहलाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर यानी कि अधिसंज्ञानात्मक उनकी नॉलेज को गहराई से यानी कि अगर बच्चे जो है आपसे पूछें कि मैम जो है पानी कैसे बनता है, मैम बारिश कैसे होती है बारिश, तो आप कहेंगे जो सूर्य हैं और सूर्य जो जब सूर्य निकलता है उसकी किरणें जो होती है बहुत ही तेज़ जो होती है, तो वो फिर पानी का वाष्प बनाती है, वाष्प से फिर भाप जो बनती है उसके बादल बनते हैं, और बादल से फिर क्या होती है, बारिश होती है, बारिश का पानी फिर कहाँ पे जाता है, नदियों में जाता है। तो इस तरह से जब आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बताएंगे वो अधिसंज्ञानात्मक कौशल यहाँ पर होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बेस्ट होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट स्क्रीन पर फॉर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? इनमें से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता और मुख्य दृष्टिकोण का विकास करना, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, कंठस्थीकरण, ओके, या फिर मानकीकृत पाठ्यचर्या से सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखती हो। तो बताना है बेस्ट यहाँ पे क्या होगा। ओके, कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है इसमें? कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की, सामाजिक यानी कि समाज से जुड़ के आप जब चीज़ें सीखते हैं अपने जो है, आपको पता है कि हम जब एक दूसरे बंदे के साथ में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास, यहाँ पर आप बच्चों में तुलना क्रिएट नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि आपके एक ही क्लास के बच्चे, आप कहेंगे नहीं राम जीतेगा, श्याम नहीं जीतेगा, ना मोहन जीतेगा, ना सीता जीतेगी, ना गीता मीता जीतेगी, कोई नहीं, बस राम ही जीतेगा, राम ही जीतता है, राम ही जीतेगा, राम ही जीता है। आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ओके, कंठस्थीकरण करना ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया सीटेट का। भैया क्या रटवाने को कहोगे कि बस रट लो, कि जो भी यहाँ पर मैंने कराया है इसको रट लो, श्यामपट से उतारो और रट लो। मानकीकृत पाठ्यचर्या यूज करेंगे, ये भी यहाँ पर आपका निगेटिव टेक वर्ड से ही आता है। ठीक है,
और भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखती है, जो पढ़ा रही है टीचर्स इस तरह। जबकि बेस्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी बेस्ट होगा। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित क्या परिवेश, बिल्कुल अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित जो है 3 बच्चे हैं, राम, सीता, मोहन। राम बहुत फास्ट पढ़ता है, बढ़िया से अच्छे सारी चीज़ें कवर करता है। सीता उससे थोड़ा धीमे पढ़ती है, कोशिश करती है। लेकिन मोहन है बहुत ही धीमा पढ़ता है। तो बाप ये तो नहीं कहेंगे कि बस यही 2 बच्चे मेरे लिए परफेक्ट हैं, मोहन कुछ नहीं कर सकेगा अपने जीवन में, तुम बुद्धू हो, तुम ये हो वो हो। तो उस बच्चे का इतना मनोबल टूट जाएगा कि वह स्कूल तो आने की बात है, स्कूल की तरफ देखना भी बंद कर देगा। तो क्या आप इस तरह का एक्टिविटीज़ करोगे? नहीं ना। तो आपको ऐसा अनुकूलित परिवेश बनाना है, सभी बच्चों को लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करता है यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विचार विमर्श, या फिर अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, या फिर ज्ञान का मात्र पुनरुत्पादन। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, चूज करना है कौन सा बेस्ट आंसर हमारा होगा, ठीक है ना। देखो, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश समुन्नत करता है। देखो, बच्चे हैं जब स्कूल आते हैं और कक्षा में बैठते हैं तो सभी बच्चे अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं वो बिल्कुल, और मानना भी चाहिए अपने आप को। लेकिन आप मेहनत भी करो और आप सही से रुचि भी लो, मोटिवेट भी हो खुद भी। तो यहाँ पे देखो, अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, क्या अध्यापक गलत तरीके से पढ़ाएगा, सिखाएगा, गलत बोलेगा और आपको कहेगा आप गलत सीखो, ऐसा नहीं करना। ज्ञान का मात्र पूर्ण उत्पादन देना, एक मात्र ज्ञान की एक मात्र नॉलेज देनी है, पूर्ण रूप से खुलकर नॉलेज नहीं देनी है, बस एक मात्र नॉलेज देनी है यहाँ पे थोड़ी सी, नो। जबकि यहाँ पे अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करना, अपने विचारों पर विचार विमर्श करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं, या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं जिसमें आपको डाउट्स है कि बताओ ये दुनिया है क्या, ये दुनिया कैसे आई, कुछ भी पूछ लो भैया। बच्चे तो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अपने विचारों पर विचार विमर्श करो, चिंतन करो, तर्क वितर्क करो, अपने आप आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा और आप सीखेंगे भी। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए? तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की एक्टिविटीज़ का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो और जिसमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो। निष्क्रिय सुनो, गलत अगर आप लोग गलत सुनो, मानो कि आप सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी वातावरण में, इन्वायरमेंट में, वहाँ पर बंदे गाली देते हैं तो आप गाली सीखोगे, बिल्कुल ये रियल है। जो संदर्भ से हटकर हो, कह रहे हैं कि पढ़ा रहे तो है कि पढ़ा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश है, लेकिन आप जा रहे हैं साइंस की ओर, तो ये भी गलत है। जो पढ़ा रहे हैं भैया उसी लेवल तक टिकाऊ रहे, हटो नहीं अपने चैप्टर से। जो जटिल से सरल की ओर जाए, नो जटिल से सरल। क्या जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब वह यहाँ पे उसका नर्सरी प्री में और फर्स्ट क्लास में 5 साल के बाद एडमिशन होता है, क्या उसे एकदम बढ़िया यहाँ पे प्री में संख्या क्या होती है ये सिखाई जाती है कि पहले स्टार्टिंग में उसे 1 2 गिनती सिखाई जाती है, ये छोटी छोटी? ये भी रॉन्ग होगा। तो सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन ए। कह रहे हैं कि जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो उनके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी हो। आप घर पे आज क्या खा के आए हो, खाना खा के आए हो, कौन सी सब्जी खा के आए हो, हरी थी वो कि कैसी थी, रोटी किसकी खा के आओगे गेहूँ, कैसे आए कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें बताइए, डिस्कशन कीजिए। कौन से फ्रूट्स खाते हो आप, क्या है उसका नाम, कलर क्या है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच्चों को अट्रैक्टिव कर सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से सिखा भी सकते हैं। फॉर जस्ट आगे नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? समालोचनात्मक चिंतन का मतलब वही होता है जिस क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर होते हैं। जैसे मैंने पूछा कि बताना है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में विचार विमर्श करो, बताओ उनके बारे में, सही बताओ गलत बताओ, जो भी तुम्हारे मन में आया है आज सब कुछ बता दो। तो भैया फिर देखो कैसे लाइन लग जाएगी क्वेश्चनों की भरमार, ओके। विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग के जो है थ्रू समक्ष के स्थान पर कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवा देना, अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल संसारीकरण करना,
या फिर विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण। तो ये निष्क्रिय है, ये कंठस्थीकरण, ये सीटेट का नेगेटिव टैग वर्ड से, इन पर ध्यान नहीं दो, इन्हें कट करो। केवल भी नेगेटिव टैग वर्ड से, इसे भी कट करो। कह रहे हैं कि समक्ष के स्थान पर कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवा देना, कि कार्य को बस हमें समाप्त करना है, पूरा करना है। मानो मेरा चैप्टर से हिंदी का, मैं हिंदी की टीचर्स हूँ, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा एक उद्देश्य यह है कि बस मुझे फटाफट जो है हिंदी पढ़ा के क्लास से निकलना है, फुर होना है। बच्चे समझे या ना समझे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो फुर होना है क्लास से बस एकदम, ठीक है। तो ये क्या है, रॉन्ग है आपकी, ये थिंकिंग आपकी रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। जबकि विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग के थ्रू, विविध संदर्भ में यानी यही तो मैंने कहा है, जिसके बहुत सारे डिफरेंट आंसर हों, उस चीज़ को आप खोजो, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर आप बताओ और पूछो। नेक्स्ट है पेस ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की गति है क्या, अधिगम की गति क्या है। अधिगम की गति, अधिगम मतलब लर्निंग होता है, सीखना सिखाना, पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर डिपेंड है, पूरी तरह वातावरण पर डिपेंड है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है, या फिर व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर डिपेंड है। अधिगम सीखने की गति कैसी है, सीखने की गति कैसी है। मानो कि चलो मानते हैं पेरेंट्स हैं, ओके, जिसमें कि उसकी मम्मा जो है उसे गाना बहुत पसंद है, यानी कि सिंगर बनना, यानी कि बहुत अच्छी वॉइस है उसकी, अच्छा गाती है, बढ़िया। और मानो उसके जो संतान हुई यहाँ पे लड़की है फिर लड़का है, जो भी है, ठीक है, जो बच्चा हुआ है मानो लड़की है, तो अगर बात करते हैं कि उसमें भी हेरिडिटी, अनुवांशिक, अपनी मम्मा के ये क्वालिटीज़ है कि जैसे उसकी मम्मी को गाना पसंद है, ऐसे बच्ची को भी, बच्ची में वो हुनर आ गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बस हुनर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब हो जाएगी, नो, वो तो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, ओके। लेकिन जब तक हम उसे इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे तब तक कैसे वो चीज़ पॉसिबल होगी। ये तो कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का क्या होता है, समन्वय होता है, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट होगा, ओके। व्यक्तिगत और वातावरणीय, उसकी मम्मा की जो हॉबी है बच्ची की वही हॉबी है, लेकिन यहाँ पर आपको वो वातावरण भी तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, बढ़िया अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर उसे ऐसी शिक्षा दीजिए, सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड कराइए, प्रैक्टिस कराइए, तभी तो जाके बनेगी, बहुत मेहनत से, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं, क्या उनकी अनदेखी करके निरुत्साहित करो, क्या उसके अनुभव से संबंधित नहीं है, क्या हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है, या फिर अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचना को दर्शाती है। विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा, देखो विद्यार्थियों की बहुत अलग अलग अवधारणाएं होती है, बहुत डिफरेंट सी थिंकिंग होती है। जो बच्चे होते हैं जी, जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनकी बहुत डिफरेंट थिंकिंग होती है। क्या क्या सोचते हैं कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और कुछ भी जो है क्वेश्चन बना लेते हैं, कुछ भी आंसर बना लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। बच्चे को जो चीज़ नहीं पता उसे बार बार पूछते हैं, ये है क्या, ये कैसे होता है, ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, जैसा कुछ भी है। सब फैन है, बच्चा बोलते हैं मम्मा ये फैन कैसे आया, कहाँ से आया, ये कैसे चलता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, मम्मी कैसे चलता है ये बताओ ना। तो वैकल्पिक इसी तरह से बच्चे क्लास में होते हैं, टीचर्स के सामने कुछ भी पूछ सकते हैं। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं क्या है सर, इसमें इनका, अगर हम गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ा रहे हैं, सर गौतम बुद्ध कौन थे सर, गौतम बुद्ध क्या भगवान थे सर ये, या फिर ये इंसान थे, कौन थे सर ये। इस तरह बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है ना, बिल्कुल होती है। तो हम इन्हें अनदेखा करके निरुत्साहित नहीं करेंगे तो गलत हुआ, या फिर क्या कहेंगे उनके अनुभव से संबंधित नहीं है, ये भी गलत हुआ, या फिर हमेशा ही गलत है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाता, ये भी गलत हुआ। जबकि अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं की, ठीक है, गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। अगर बच्चा इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें पूछता है कि आप उसे जो भी पढ़ा रहे हैं, गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ा रहे हैं, और बच्चा पूछता है गौतम बुद्ध क्या भगवान थे, और सर जी पीपल का पेड़ कैसा होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास से तो उन्होंने जो है उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें। तो बच्चे पूछ ले कि सर पीपल का पेड़ कैसा होता है। तो देखो बच्चे डिफरेंट होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बचना इम्पोर्टेंट है। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना,
कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, संप्रत्तों की विषय वस्तु को जानकारियों से असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। किसमें? असंबंधित खंडों के रूप में। असंबंधित खंडों के रूप में गलत हो गया। या फिर कारक रेखांकित करो, ओनली टिक लगा दो बस, ये है, नो 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 नो। गैर उदाहरण अवधारणाओं के साथ प्रस्तुत करना है तो, लेकिन सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन है अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना। जी हाँ, ये ऑप्शन बेस्ट हो। और सॉरी, किससे बचना चाहिए? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए? बचना कह रहे हैं तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन इससे बचना चाहिए कि संप्रत्तों की विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित। देखो आप जो भी पढ़ा रहे हैं, मानो कि अभी यहाँ पे देखो मैंने कहा गौतम बुद्ध की आप कहानी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और अगर बच्चे पूछ रहे हैं कि पीपल का पेड़ कैसा होता है, आप बच्चों को गलत बता रहे हैं कि पीपल का पेड़ तो इस तरह होता है, आम के पेड़ की तरह होता है, ये होता है, फलाना इस तरह होता है, तो आप गलत बता रहे हो। असंबंध खंड को जोड़ रहे हो। जो पूछ रहा है वो आप बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो पता करके नेक्स्ट कल बताइए, ठीक है ना। लेकिन असंबंधित जानकारी से आप बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो हमें यही कहा है किस चीज़ से बचना चाहिए, तो भैया इससे ही बचना चाहिए। ओके, चलिए। और फ्रेंड्स, ये सेशन मेरा है सीटेट सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 क्लास 6 एनसीईआरटी राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य मेरी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है ना। और ये टाइपिंग मिस्टेक है, सब सही करनी पड़ेगी। ये शायद वीडियोस में मैंने जुलाई लिखा हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे सही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेरी हमारी यही है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगा, मस्त यहाँ पे ऑब्वियसली आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।